दोस्तों, एक डीएम साहब मजदूर के भेष में शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में छापा मारने के लिए पहुंच जाते हैं। जब डीएम साहब उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम कहां जाओगे, क्योंकि उनकी पहनावा, उनका ड्रेस और उनकी हालत काफी खराब थी। वो एक गरीब के भेष में फटे पुराने कपड़ों में उस हॉस्पिटल में पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें ये बताना नहीं था कि वो डीएम है। जब उनकी हालत को देखता है सिक्योरिटी गार्ड तो उन्हें गेट के ऊपर ही रोक लेता है, कहता है तुम कहां जा रहे हो। तभी डीएम साहब जो गरीब के भेष में उस हॉस्पिटल में पहुंचे थे वो कहते हैं कि भाई, मेरे कुछ परिजन यहाँ पर एडमिट हैं, उनसे मुझे मिलना है, मुझे जाने दो। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। तभी डीएम साहब अपने फटे पुराने पैकेट में से 50 रुपए का नोट निकालते हैं और जब सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड साइड हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। और डीएम साहब अंदर घुस जाते हैं। उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो अंदर जाते ही उस हॉस्पिटल की जो कंडीशन देखते हैं उसको देख करके दंग रह जाते हैं। उनकी हालत खराब हो जाती है। वहां के जब जनरल वार्ड में पहुंचते हैं तो जनरल वार्ड की कंडीशन देख करके उनके आंखों से आंसू आ जाता है। वहां उस हॉस्पिटल की जो ऑथराइजेशन थी, जितने बेड थे उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा पेशेंट वहां पर एडमिट थे। एक एक बेड के ऊपर दो दो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था। और उससे कहीं ज्यादा भयावह ये स्थिति था कि लोगों को फर्श पर लेटा करके, उस जमीन पर लेटा करके हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट चल रहा था। जब ये सारी चीजें जब डीएम साहब देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। तभी उनकी नजर एक महिला जो वहीं पर जनरल वार्ड में उस फर्श के ऊपर लेटा करके उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो चीख रही थी, कराह रही थी, लेकिन उसको देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं था। और यही हालत वहां पर जितने भी पेशेंट थे सबका था। सब पेशेंट चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने डॉक्टर को बुला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, अपनी परेशानियां बता रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी परेशानियों को सुनने वाला वहां पर नहीं होता है। उनके परिजन इधर उधर भाग रहे थे, अपने पेशेंट की हालत देख करके काफी बेचैन हो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वहां पर न डॉक्टर्स आ रहे थे न नर्सेज आ रही थी। ये सब चीजें जब कलेक्टर साहब देखते हैं तो काफी दंग रह जाते हैं। और जब उस महिला को देखते हैं जो फर्श के ऊपर लेटी हुई थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अचानक जैसे ही उस महिला को डीएम साहब देखते हैं, चीख पड़ते हैं और कहते हैं, अरे सुनीता, तुम यहाँ कैसे। उसको देखने के बाद कलेक्टर साहब की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आखिर दोस्तों, वो कौन थी जिसको देखने के बाद कलेक्टर साहब की ये हालत हो गई थी, और उस हॉस्पिटल में क्या चल रहा था जिसको देखने के लिए कलेक्टर साहब एक भिखारी का, एक मजदूर का भेष बना करके आए थे। कुछ तो गड़बड़ था, कुछ तो बहुत बड़ा कांड इस हॉस्पिटल में चल रहा था, जिसको देखने के लिए कलेक्टर साहब को खुद एक मजदूर का भेष बना करके आना पड़ा था। और वो महिला कौन थी जो जिसको देख करके कलेक्टर साहब चीख गए थे। और कलेक्टर साहब की वो अगर जान पहचान वाली थी तो इस हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में क्या कर रही थी। काफी सोचने और काफी समझने वाली स्टोरी है, काफी दंग करने वाली इमोशनल कहानी है, आपको कि कलेजे को छलनी करने वाली कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी को जब मैं सुनाऊंगा तो आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। ये आज के परिवेश की, आज के समाज की घट घट रही जो कहानियां हैं उसमें से एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पारिवारिक कहानियां और समाज में घट रही ऐसी कहानियों को मैं आपके सामने अक्सर लेकर के आता रहता हूँ। आपका बहुत प्यार मिलता है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आज के इस कहानी की तरफ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आरा, और आरा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है जोकहरी। जोकहरी गांव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र होता है। हरिश्चंद्र की पत्नी का काफी पहले देहांत हो गया था। उनका एक बेटा था जो 10 साल का था। हरिश्चंद्र जी अपने बेटे को माँ बन के और पिता बन करके दोनों का प्यार दे रहे थे। दोनों बन करके अपने बेटे को काफी अच्छे से पाल रहे थे। हरिश्चंद्र जी के गांव में उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी में अपना काम करके अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। बाप बेटे काफी अच्छे से रह रहे थे। एक दिन बैठे पिताजी अपने बेटे के साथ टीवी देख रहे होते हैं। तभी वो बेटा, जिसका नाम राजेश होता है, राजेश अपने पिताजी से कहता है, टीवी में एक किसी आईएएस अफसर की कोई स्टोरी आ रही थी। उसको देखने के बाद उनका बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे भी बड़ा होकर के एक आईएएस अधिकारी ही बनना है। पिताजी अपने बेटे के सिर के ऊपर सहलाते हैं और काफी प्यार करते हैं और कहते हैं, बेटा जरूर बनोगे तुम, हमारा आशीर्वाद है, तुम मेहनत करोगे जरूर एक कलेक्टर बनोगे। कलेक्टर बनने के लिए कोई आसमान से थोड़े आता है व्यक्ति, हम ही लोगों के बीच में से कलेक्टर बनता है। और जिसके दिलो
दिमाग में ये चीजें होगी कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, वो जरूर करेगा। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कलेक्टर बनना है तो जरूर बनोगे बेटा। मेहनत करते रहो, ऐसे जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो ऐसे ही पढ़ते रहो, तुम जरूर एक दिन कलेक्टर बन जाओगे। उसके पिताजी अपने बेटे को काफी प्रोत्साहित करते हैं और बेटा भी अपने पिताजी के गले लग करके और कहता रहता है, बातें करता रहता है, टीवी देखता रहता है। दोनों बाप बेटे में बहुत ही बड़ा अच्छा ट्यूनिंग था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। समय बीतता है और बेटा धीरे धीरे 12वीं क्लास पास कर लेता है, काफी अच्छे नंबरों से पास करता है। उसके पिताजी काफी खुश रहते हैं क्योंकि उनका बेटा पढ़ने में काफी होशियार था। और 12वीं जब पास कर लेता है, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है, तब पिताजी उसको एक दिन कहते हैं कि बेटे, अब तुम 12th पास कर चुके हो, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं कमजोर हो चुका हूँ, अब थोड़ा खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि यही हमारे रोजी रोटी का साधन है, इसी से हम लोग को 2 जून का खाना मिलता है, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। पढ़ाई लिखाई तो चलो ठीक है, जो भी कर रहे हो। तभी वो बेटा अपने पिताजी के तरफ देखता है और देखने के बाद अपने आंखों से आंसू बहाने लग जाता है। कहता है, पिताजी मेरा सपना कुछ और है, मेरे सपनों को धूमिल मत करिए, मुझे किसी और तरफ मत घुमाइए। मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है कि मुझे बड़ा होकर के एक आईएएस अधिकारी बनना है, एक जिले का कलेक्टर बनना है, और मुझे बनने दीजिए, मुझे उसके लिए मेहनत करने दीजिए, मत मुझे इधर उधर मेरे दिमाग को डिस्टर्ब करवा दीजिए। तभी ये जब बातें वो बोलता है तो उसके पिताजी के दिलो दिमाग में ये बातें बैठती है कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है और बनना चाहता है, मैं इसके दिमाग को क्यों इधर उधर करूं। कहते हैं ठीक है बेटा, तू पढ़, तू बन, तुझे जो भी बनना है बन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब मैं कमजोर हो गया हूँ, अब हम लोग को खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए। तभी राजेश कहता है, पिताजी आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप बिल्कुल आराम करिए, अब मैं ग्रेजुएशन में आ गया हूँ, फर्स्ट ईयर हो चुका है, सेकेंड ईयर में हूँ, अब मैं ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों को और पैसे कमाऊंगा और अपनी पढ़ाई भी करूंगा और हम लोग का सब कुछ घर का काम भी चलेगा। पिताजी बहुत खुश होते हैं, बेटे के सिर के ऊपर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद देते हैं। और उस दिन से फिर बेटे की दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती है। वो पास पड़ोस के लोगों को बुला करके उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। और जब लोगों को पता चलता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता है, तो आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर उसका नाम हो जाता है, उसका डंका बजना शुरू हो जाता है कि ये टीचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा होता है। ऐसे ही करते करते वो उसका सेकेंड ईयर में पहुंच जाता है, सेकेंड ईयर हो जाता है, थर्ड ईयर कर लेता है। थर्ड ईयर में जब पहुंच जाता है, तब तक उसका ट्यूशन जो था अब वो कोचिंग सेंटरों में तब्दील हो चुका था। ट्यूशन को अब वो बड़ा कर चुका था। उसका ट्यूशन अब घर घर जाकर के या और बच्चों को बुला करके पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, एक बड़ा सा कोचिंग सेंटर बन चुका था, एक कोचिंग हब बन चुका था। वहां पर तकरीबन 200 से 250 बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। अब वो सिर्फ अकेले नहीं पढ़ाता था, बल्कि वो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रख चुका था। उसके कोचिंग सेंटरों में कम से कम 7-8 टीचर पढ़ाना शुरू कर दिए थे। अब आसपास के लोगों में के बीच में उसका नाम हो गया था, काफी अच्छा कोचिंग सेंटर चल रहा होता है। तभी उसके पिताजी उससे एक दिन कहते हैं, बेटे पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा भी तुम्हारे पास आ रहा है, सब कुछ सुख संबंध समृद्धि अब हमारे घर में है, अब तुम शादी कर लो बेटा। तभी फिर वो अपने पिताजी की तरफ देखता है और फिर रुआंसा हो जाता है। कहता है, पिताजी मैंने अभी अपने सपने को तो पाया ही नहीं, ये तो ऐसे ही है, मेरा सपना तो कुछ और बनने का है, कुछ और करना है, मुझे उस सपने को पाना है। जिस दिन वो पा जाऊंगा उस दिन मुझे आप जो कहना है वो कहिए, सब कुछ आपका मानूंगा। पिताजी कहते हैं कि उसके समझाते हैं, बेटा मुझे पता है कि तुम एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हो, तुम एक जिले का कलेक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आज जो परिस्थिति चल रही है, आज तुम्हारे पास पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन तुम्हें खाना खुद ही बनाना पड़ रहा है, तुम्हें काम खुद ही करना पड़ रहा है, हम मुझे भी मेरा भी देखभाल तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अगर एक बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम अपने काम में फोकस करोगे, तुम अपने पढ़ाई लिखाई में अपना ज्यादा ध्यान देने लगोगे, और तुम घर का खाना पीना और जो मेरा ध्यान देना है, ये घर की सारी चीजें जब बहू देखने लग जाएगी, तो ये बताओ कि तुम्हें और ज्यादा टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब ये बातें उसके पिताजी कहते हैं तो उसके दिलो दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ बिल्कुल, पिताजी तो ये सही बात बोल रहे हैं। उसके बाद वो अपने पिताजी से कहता है कि ठीक है, आप कोई भी एक अच्छी लड़की, आपको जो भी पसंद है, आपको जैसे भी करना है, आप तय कर दीजिए, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तभी उसके बगल के एक गांव से एक रिश्ता आता है। लड़की काफी खूबसूरत होती है, उसका नाम सुनीता होता है और वो भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होती है। जब राजेश के पिताजी उसका फोटो देखते हैं तो उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। फिर अपने बेटे को दिखाते हैं, राजेश को उसका फोटो दिखाते हैं, कहते हैं, बेटे ये देखो ये लड़की का, ये भी अब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, कैसी है। तो राजेश कहता है, पिताजी आपको जो पसंद है, अगर आप चाहते हो कि ये लड़की सही है हमारे घर के लिए, तो आप शादी तय कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसके पिताजी उसकी शादी तय कर देते हैं। तय समय पर काफी धूमधाम से राजेश और सुनीता की शादी हो जाती है।
शादी करके जब सुनीता राजेश के घर में आती है तो काफी उसको सम्मान दिया जाता है, काफी प्यार से रखा जाता है और सुनीता भी अपने पति को और अपने ससुर को काफी इज्जत देती थी, काफी प्यार करती थी। समय से खाना पीना, अपने ससुर का भी काफी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे सुनीता का भी ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होता है, वो अपने पति से कहती है कि मेरा भी ख्वाब है, मेरा भी सपना है कि मैं भी किसी स्कूल में पढ़ाऊं। और मैंने एक दो जगह इंटरव्यू वगैरह के लिए फॉर्म वगैरह अप्लाई किया है और एक जगह से मुझे इंटरव्यू के लिए आया है। चलेंगे अगर मेरे साथ तो चलिए। एक प्राइवेट स्कूल है, मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाना शुरू करूं और इसके बाद मैं बीएड वगैरह करके किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं। तब तक से किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। उसका पति राजेश उसको लेकर के उसी स्कूल में जाता है। वहां का जो चेयरमैन होता है इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू लेने के बाद सुनीता को सेलेक्ट कर लेता है, कहता है कि आप कल से हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए आ सकती हैं। अगले दिन से सुनीता उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने लगती है, लेकिन उससे पहले राजेश उसे काफी समझाता है, कहता है देखो ये प्राइवेट स्कूल है, ये आज रखा है, कल के दिन तुम्हें निकाल देगा, किसी और को रख लेगा। और ये स्कूल भी काफी छोटा सा है, पेमेंट तुम्हें 8-10 हजार रुपए मिलेगा, इससे क्या होगा। उससे अच्छा है कि मेरी कोचिंग इतनी अच्छी चल रही है, तुम कोचिंग में ही आकर के अगर तुम्हें पढ़ाने की इच्छा है तो कोचिंग में ही तुम पढ़ाना शुरू कर दो। लेकिन सुनीता को वो अच्छा नहीं लगता है। सुनीता चाहती थी कि किसी स्कूल में पढ़ाऊं और बाद में बीएड करके किसी स्कूल में परमानेंट सरकारी टीचर बन जाऊं। वो अपने पति से मना कर देती है, कहती है नहीं मुझे इसी में पढ़ाने दीजिए। बातें आई गई हो जाती हैं और उसके बाद वो फिर उस स्कूल में पढ़ाने जाना शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक तो काफी अच्छा चलता है, लेकिन बाद में जब वो स्कूल जाने लगती है तो खाना पीना की काफी दिक्कतें आने लगती है। अब दोनों पति पत्नी के बीच में अनबन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे जब जल्दी जाना होता है तो खाना नहीं बना पाती है। इधर राजेश काफी परेशान होता है, खुद से इसको खाना बनाना पड़ता है या बाहर खाना पड़ता है। और इधर उसके पिताजी थे, उनको भी समय से खाना पीना नहीं मिल पाता है। इस वजह से राजेश काफी तंग रहने लग जाता है और फिर अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि देखो ये सब ठीक नहीं है, तुम स्कूल में चली जाती हो, खाने पीने का काफी दिक्कत हो जाता है, या तो तुम स्कूल छोड़ दो, नहीं तो जाने से पहले खाना पीना बना करके जाया करो। जब ऐसे बातें करता है तो सुनीता भी उसके ऊपर चीखने लगती है, कहती है कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम भी तो घर में पूरे दिन बैठे रहते हो, पड़े रहते हो, एक आध घंटे जाकर के पढ़ा कर आ जाते हो, पूरे निठल्ले की तरह से घर में पड़े रहते हो। क्या तुम खाना पीना नहीं बना सकते, क्या तुम मदद नहीं कर सकते, क्या जरूरी है कि सिर्फ पत्नी ही करेगी, क्या पति नहीं काम कर सकता। इस तरह से बातें उनकी बढ़ने शुरू हो जाती हैं, जो आम घरों में हमेशा अक्सर ऐसी ही चीजें होती रहती है, उनके साथ भी यही घटना होने लगती है। और ये घटना धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही थी और एक दिन ये ज्वालामुखी बन करके फूट पड़ती है। उस दिन जो सुनीता होती है उसके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है और वो जल्दी ही उठ करके चली जाती है, खाना पीना नहीं बनाती है। अपने पति से कह करके जाती है राजेश से कि खाना वाना बना लेना और खा लेना और अपने पिताजी को भी खिला देना, मेरे स्कूल में प्रोग्राम है, मैं जल्दी जा रही हूँ। चली जाती है। उस दिन तो बेचारा राजेश अपना बना लेता है, किसी तरह से मैनेज कर लेता है, लेकिन अक्सर ये आए दिन की बात हो जाती है। हर दिन 2-4 दिनों के बाद ऐसा चलने लगता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है और एक दिन खुले तौर पर कह देता है कि देखो तुम्हें कहीं भी जाना है, जो भी करना है, लेकिन खाना पीना बना करके जाया करो, ऐसे नहीं चलेगा। उस दिन सुनीता काफी गुस्सा हो जाती है और ये गुस्सा इन दोनों के बीच में इस तरह से हावी हो जाता है, दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुनीता के दिलो दिमाग में ये अटैक करता है और सुनीता कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। और वो अपना घर छोड़ करके सीधे बगल में ही उसका भी गांव था, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास में, वो सीधे अपने पिताजी के पास चली जाती है और पिताजी के पास जाकर के बताती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं उस घर में, मुझे आगे बढ़ता हुआ ये लोग नहीं देखना चाहते हैं, ये लोग जलते हैं कि ये कहीं आगे न बढ़ जाए, ये कहीं आगे और हमसे ऊपर न उठ जाए, इसलिए मैं उस घर में नहीं रहूंगी जहां पर हमारी इज्जत नहीं है, हमारी मान मर्यादा नहीं है, जो हमें आगे बढ़ता हुआ जो नहीं देख सकते, मैं उसमें नहीं रहूंगी। और वो अपने पिताजी के पास रहने लगता है। तभी राजेश जब देखता है कि वो 1-2 दिन नहीं आई तो उसके घर पहुंच जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है कि चलो जो हुआ गलती हुआ, हो सकता है मुझसे ही भूल हो गई हो या तुम्हारे से हुई हो, किसी से भी हो, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि इस तरह से नहीं छोड़ा जाता है और मैं तो तुम्हें जीवन भर त्याग नहीं सकता हूँ, तुम्हें शादी करके लाया हूँ तो 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मुझसे अगर गलती होगी चलो मैं माफी मांगता हूँ। उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता उसकी एक भी बात नहीं मानती है। और फिर उसमें सुनीता का सहयोग उसके पिताजी भी दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोग मेरी बेटी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अच्छे से नहीं रख रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं आप लोग। तभी राजेश अपने ससुर से कहता है कि पिताजी हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से बेटर है तुम मेरे कोचिंग में पढ़ा दो, उससे ज्यादा मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा।
अगर तुम्हें पेमेंट ही चाहिए, तनख्वाह ही चाहिए, तो तुम मुझसे ज्यादा ले लो, लेकिन उस प्राइवेट स्कूल में 8-10 हजार रुपए के लिए अपना समय बर्बाद करने से क्या फायदा। घर में पिताजी हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी समय से खाना पीना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, तो घर का पूरा मैनेजमेंट खराब हो रहा है। इसलिए मैं इनको रोका था, और क्या मुझसे इनकी दुश्मनी है। लेकिन फिर पिताजी उस राजेश को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, और जब राजेश को बोलने लग जाते हैं तो राजेश कहता है, देखिए ये मेरी पत्नी है और मैं इसे जीवन भर अपनी पत्नी ही मान करके रहूंगा। मैं सातों जन्म तक साथ निभाने की कसम खाया हूँ, तो हमेशा कोशिश करूंगा जीते जी साथ निभाने की। बेशक ये मेरे साथ जाए या न जाए, लेकिन मैं तो हमेशा कोशिश करूंगा कि ये मेरे घर आ जाए। जब इनका दिल करेगा कि नहीं मेरे पास आना है, तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा इनके लिए खुले हैं, ये कभी भी आ सकती हैं। इतना कह करके वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, दूसरे दिन ही उसको एक तलाक की नोटिस मिल जाती है। उस तलाक की नोटिस को पाने के बाद वो काफी दुखी होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। लेकिन उस तलाक की नोटिस को फाड़ करके वो फेंक देता है और कहता है, मैं जीवन भर तलाक नहीं दूंगा। एक आदमी से मैसेज भी भिजवा देता है और कहता है कि उसे बता देता है कि बता देना है कि मैं जीते जी उसको तलाक नहीं दे सकता हूँ, आजीवन वो मेरी पत्नी है और मैं उसे पत्नी मानता रहूंगा। जब उसको दिल करेगा वो मेरे पास आ सकती है, मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए खुले। बातें हो जाती हैं। अब इसके बाद अब जो राजेश है अपनी पढ़ाई लिखाई में जी जान से लग जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ उसे यही दिखता है कि उसे यूपीएससी क्लियर करके और आईएएस बनना है। उधर जो उसकी पत्नी सुनीता थी, वो अपने स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है, क्योंकि उसका स्कूल जो था वो इसके गांव से, इसके पति के गांव और उसके गांव के बीच में ही था। जितनी दूरी इसके पति के गांव से उसको स्कूल जाने में जितना समय लगता था, उतना ही समय उसको अपने गांव से आने में स्कूल है। वो अपने स्कूल जाती है, स्कूल पढ़ा रही होती है अपने पिता के साथ, वो उधर अपना जीवन में मस्त होती है। इधर जो है ये अपना यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है। अपने पिताजी को कहता है, पिताजी अब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, मुझे किसी भी तरह का कुछ नहीं करना, मुझे किसी भी तरह से अब यूपीएससी क्लियर ही करना है। मेरा पूरा का पूरा ध्यान, मेरा पूरा फोकस यूपीएससी के ऊपर ही है। 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका था उसका और अब यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है। बगल में ही एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी करना शुरू कर देता है, यूपीएससी की कोचिंग लेना शुरू कर देता है। उसका कोचिंग सेंटर भी चल रहा होता है, लेकिन जो वहाँ पर टीचर्स होते हैं उनको कहता है कि देखो अभी आप लोग ज्यादा फोकस करो, कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़ा सा अपनी तैयारी करने दो। और वो कोचिंग सेंटर उसके जो सहयोगी होते हैं वो लोग अच्छे तरीके से चला रहे होते हैं, और ये पूरा अपना फोकस अपने यूपीएससी के एग्जाम पर देता है। यूपीएससी का फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद प्री देता है, प्री उसका निकल जाता है, अपने पिताजी को बताता है कि प्री निकल चुका है। पिताजी काफी खुश होते हैं। मेंस देता है, मेंस भी निकलता है। फाइनली जब इंटरव्यू निकल जाता है और यूपीएससी में जब इसका सिलेक्शन हो जाता है और ये आईएएस बन करके जब गांव आता है, गांव वाले लोगों को पता चलता है, जब उसके पिताजी को पता चलता है, तो काफी खुशी का माहौल होता है। गांव के लोग पूरे इकट्ठा होते हैं और इसे काफी इज्जत देते हैं। इसे कंधे के ऊपर बैठा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है और एक मीटिंग की जाती है गांव में। सारे गांव के लोगों को बैठाया जाता है, जितने यंगस्टर्स हैं, जितने बच्चे हैं, सबको उस वहां पर इनवाइट किया जाता है, ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है। सब लोग वहां पर आते हैं, सबको यही चीजें बताया जाता है कि देखो हमारे गांव का एक लड़का जो किसी भी तरह से गरीबी में पल पढ़ करके और आज कलेक्टर बन चुका है। अगर आप लोग भी, जितने भी बच्चे हैं, जितने नौजवान हैं, आप लोग भी मेहनत करोगे और ऐसे ही इनके तरह से, और अगर जीवन में कुछ भी सफलता हासिल करना चाहते हो तो बिल्कुल सफल होगे। आज से ही तुम लोग को भी मेहनत करना चाहिए। इनका एग्जाम्पल लेकर के और इस गांव के हर बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक काम के ऊपर फोकस कर लो। आपको आपका जो सपना है उस सपने के लिए जीना शुरू कर दो, आप एक ना एक दिन उस सपने को पा करके रहोगे। और ये लेक्चर यही राजेश अपने गांव में देता है। गांव के जितने भी बच्चे होते हैं गांव को अपना आइडियल, राजेश को आइडियल मानने लग जाते हैं, इसको बहुत इज्जत देने लगते हैं। अब तो गांव के जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, हमेशा राजेश का एग्जाम्पल लेकर के और पढ़ाई लिखाई में काफी मन लगाने लगे थे। दोस्तों इधर राजेश कलेक्टर बन चुका था। कलेक्टर बनने के बाद वो एक जिले का में ज्वाइन करता है। जब वो उस जिले में एज ए कलेक्टर ज्वाइन करता है तो उस जिले में काफी उसका शोर हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ईमानदार आदमी था। जिले में उसकी ईमानदारी के चर्चे होने लग जाते हैं और फिर उस जिले में बार बार एक हॉस्पिटल होता है, उसका कंप्लेन उसके पास आना शुरू हो जाता है। जो अपना सुझाव पेटिका वगैरह जो भी वो खोलता है तो देखता है अक्सर उस हॉस्पिटल का कंप्लेन उसके पास आया रहता है। उसको जब पढ़ता है तो काफी दंग रह जाता है कि इस हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे भी काम होते हैं। जब काफी परेशान हो जाता है, काफी उसके पास उसका कंप्लेन आने लगता है, तो फिर वो सोचता है कि इस हॉस्पिटल में एक दिन छापा मारा जाए।
लेकिन मैं अगर एज ए कलेक्टर उस हॉस्पिटल में जाऊंगा, ये लोग पहचान जाएंगे तो इनका जो पोल है वो खुल नहीं पाएगा। इनके गुप्त राज को जानने के लिए मुझे भेष बदलना पड़ेगा। फिर वो एक मजदूर का भेष, फटे पुराने कपड़े पहन करके और मजदूर बन करके उस हॉस्पिटल में एक दिन पहुंच जाता है। और जब हॉस्पिटल में पहुंच करके उस सिक्योरिटी गार्ड को 50 रुपए दे करके हॉस्पिटल के अंदर जाता है, तो हॉस्पिटल की कंडीशन देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और इसी में जब उसकी नजर फर्श के ऊपर पड़ी हुई एक महिला के ऊपर जाता है, उस महिला को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी हालत खराब हो जाती है। जो जमीन पर लेटी हुई थी, फर्श के ऊपर जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसको बेड भी नहीं मिला था, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, दर्द से करा रही थी। और जब कलेक्टर साहब उसकी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो महिला कोई और नहीं थी, इन्हीं की तलाकशुदा पत्नी सुनीता थी। सुनीता को जब वो देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है, वहीं घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सुनीता से पूछने लगते हैं, सुनीता क्या हुआ, यहाँ कैसे तुम आ गई? तो सुनीता सारी कहानी अपनी बताती है। सुनीता उनसे कहती है कि देखिए, आपसे जब तलाक हो गया, तो तलाक होने के बाद मैं जब अपने पिताजी के साथ रहने लगी, तो थोड़े दिनों के बाद मेरे पिताजी का अचानक से देहांत हो गया। और जब पिताजी का देहांत हो गया और उसी के कुछ दिनों के बाद मुझे स्कूल वालों ने भी स्कूल से निकाल दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। किसी भी तरह से जो पिताजी के द्वारा थोड़ा बहुत पैसा था, उससे कुछ दिनों तक खाया पिया। बाद में पास पड़ोस वालों की मदद से किसी भी तरह से जिंदगी कट रही थी। लेकिन अचानक मुझे एक दिन कुछ बीमारी का पता चला और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए जब मैं आई, मेरे पास पड़ोस वाले मुझे ले आकर के यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जब एडमिट किए, तो तब से इसी हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ। आज तक मुझे बेड भी नहीं मिला है, ऐसे ही फर्श पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और दिन पर दिन मेरी हालत खराब होती जा रही है और मुझे तो बस अब मौत का अपने इंतजार है। जैसे ही वो ये बातें बोलती है, राजेश उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रखता है, कहता है ऐसी बातें नहीं बोलना। मैं आ गया हूँ अब तुम्हारे पास, तुम्हारे पास मौत या किसी भी चीज को आने नहीं दूंगा। तुम्हारा पति जब तक तुम्हारे साथ जिंदा है, तुम्हें मौत आएगी, मौत से भी एक कदम लड़ जाऊंगा मैं। इतनी सारी जब बातें वो बोलता है तो सुनीता की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो उसके पैरों पर गिर जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती किया है, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। लेकिन तभी राजेश उसे अपने हाथों से उठाता है और कहता है, अरे पगली, पति पत्नी के रिश्ते में कोई ज्यादती नहीं होती है, कोई पाप नहीं होता है। पति पत्नी का रिश्ता तो एक पाक संबंध होता है। ये यहाँ इस दुनिया में थोड़े बनाया जाता है, ये तो ऊपर से ही ये रिश्ते बना करके भेजे जाते हैं। तुझसे जो गलती होगी उसका तूने प्रायश्चित कर लिया, यही सबसे बड़ी तेरी पनिशमेंट है। तू अब आज के बाद तेरा पति तेरे साथ है, तुझे खरोच तक नहीं आने देगा। जो तूने परेशानियां झेल लिया, जो कष्ट झेला, यही तेरा प्रायश्चित था। अब तुम आगे की जिंदगी में तुम हमेशा खुशहाल रहोगी, मेरा प्यार तुम्हारे साथ। इस तरह की बहुत सारी बातें जब कलेक्टर साहब उसको कहते हैं, तो वो अपने पति की तरफ देखती ही रहती है और पति के चेहरे को देख करके सोचती रहती है कि वही चेहरा जो आज से 4 साल पहले, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ बदला है तो वो एक टीचर आज कलेक्टर बन करके खड़ा है, इतना ही बदला हुआ है। वही निश्चल प्यार, वही प्रेम आज भी उसके चेहरे पर दिख रहा है। अपने पति को अपने पति को गले लगा लेती है। दोनों काफी देर तक रोते हैं और रोने के बाद जब फिर अलग होते हैं, तो कलेक्टर साहब उसके ट्रे में पड़ी हुई दवाइयों को उठाते हैं और दवाइयों को देखते हैं तो दवाइयां एक्सपायरी थी। एक्सपायरी दवाइयों को देख करके चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट? सबको मैं जेल करवाऊंगा, इस हॉस्पिटल की जो मान्यता है रद्द कराऊंगा, यहाँ पर जितने हैं डॉक्टर उनको सबको सस्पेंड कराऊंगा। जब ये चीख रहे होते हैं तभी 2-3 डॉक्टर वहां पर आते हैं और जो डॉक्टर आते हैं तो इनकी कंडीशन देखकर कहते हैं, अरे भिखारी, अरे गरीब, तुम क्या यहाँ के डॉक्टरों को सस्पेंड कराएगा? यहाँ के हॉस्पिटल को तुम मान्यता रद्द कराएगा? उसी में से जब एक जो डॉक्टर होता है हाथ उठाता है इनके ऊपर और तभी ये हाथ उसका पकड़ करके खींच देते हैं और कहते हैं, जो तेरे सामने खड़ा है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, इस जिले का कलेक्टर है। जब ये कलेक्टर जैसे ही बोलते हैं, वहां पर जितने भी लोग, जितने पेशेंट हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं, काफी काफी दंग रह जाते हैं, काफी परेशान है, कलेक्टर साहब यहाँ पर कैसे आ गए? तभी बाहर से भागता हुआ उनका सिक्योरिटी गार्ड और उनका ड्राइवर आता है और उनके सामने खड़ा होकर के उन डॉक्टरों को, जो 2 डॉक्टर थे, उनके बाजुओं को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को पता नहीं है तुम्हारे सामने जो खड़े हैं
ये इस जिले के कलेक्टर हैं और इन्होंने आज, इनके पास इतने सारे कंप्लेन आए थे तुम लोगों के इस डॉक्टर और इस हॉस्पिटल की जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसी को देखने के लिए आज ये इस तरीके से मजदूर का भेष बना करके आए थे। सारा फर्जीवाड़ा तुम्हारा पकड़ा गया है। तुम्हारे यहाँ जो दवाइयां हैं वो एक्सपायरी दवाइयां तुम लोग मरीजों को देते हो। वहां पर और भी कुछ लोग होते हैं, वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर कलेक्टर साहब को सारी चीजें बताने लगते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पेशेंट को तंग किया जाता है। यहाँ पर जितने पेशेंट एडमिट होते हैं उनको यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। जो भी यहाँ पर डॉक्टर हैं सब अपना अपना बाहर क्लिनिक खोल करके रखे हैं, वहां पर इनको बुलाया जाता है, वहां पर इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किया जाता है। यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर जो भी दवाइयां आती हैं, इस सारी दवाइयों को बाहर मार्केट में सेल कर दिया जाता है और यहाँ पर जो एक्सपायरी दवाइयां जो दुकानों पर जो एक्सपायर हो चुका होता है वो सब ले आकर के इस हॉस्पिटल में और पेशेंट को दिया जाता है। यहाँ पर पेशेंट को बेड नहीं मिलता है, यहाँ पेशेंट का गलत तरीके से शोषण होता है। सारी चीजें जब खुल करके आती है और एसपी साहब जब देखते हैं, एसपी साहब दंग रह जाते हैं और एक कमेटी तुरंत बैठाया जाता है और उस हॉस्पिटल की जांच कराई जाती है। हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ होता है, जो भी डॉक्टर होते हैं, सारे को वहां से भगा दिया जाता है और जो हॉस्पिटल की जो मान्यता होती है उसको रद्द करा दिया जाता है। हॉस्पिटल पे एसपी कलेक्टर साहब ने ताला लगवा दिया था और उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर के और चले जाते हैं घर। जब एसपी कलेक्टर साहब पहुंचते हैं, अपने पिता से मिलते हैं, तो उनके पिताजी भी जब देखते हैं कि उनकी बहू आ गई है तो उनके पिताजी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपने बहू को काफी वो पसंद करते थे। उनकी बहू थी ही बहुत अच्छी, वो अपने ससुर की बहुत सेवा करती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से वो अपने पति से दूर हो गई। आज जब कलेक्टर साहब के पिताजी देखते हैं कि उनके घर पे उनकी बहू आ गई तो बहुत खुश हो जाते हैं। परिवार काफी अच्छे तरीके से चलने लग जाता है। अब जो कलेक्टर साहब, उनकी पत्नी काफी खुशी पूर्वक अपनी रहने लग जाते हैं और इधर जो कलेक्टर साहब जिस हॉस्पिटल को इन्होंने बंद करवा दिया, ताला बंद करवा दिया था, वहां पर नई नियुक्ति करवाते हैं, नए डॉक्टर्स आते हैं। वहां पर जो मॉडिफिकेशन वगैरह कराना था सब कुछ कलेक्टर साहब करवाते हैं। बेड्स वगैरह का और ज्यादा बंदोबस्त कराया जाता है, वो हॉस्पिटल को और विस्तार रूप दिया जाता है, अच्छे से और बनाया जाता है और उसका मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ चेंज किया जाता है। हॉस्पिटल काफी अच्छे से रन करने लग जाता है और हर महीने जाकर के उस हॉस्पिटल का कलेक्टर साहब निरीक्षण करते हैं। देखते ही देखते वो हॉस्पिटल शहर का सबसे टॉप वन नंबर वन हॉस्पिटल बन जाता है। वहां पर पेशेंट के साथ काफी इज्जत से, काफी प्यार से और काफी अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाने लगा, जिसे जान करके कलेक्टर साहब भी काफी खुश होते हैं। उस एरिया के जितने भी लोग होते हैं वो कलेक्टर साहब को बार बार दुहाइयां देते हैं कि कलेक्टर हो तो ऐसा होना चाहिए। जो आज एक गर्त में जा रहा है हॉस्पिटल, जहां पर लोगों का शोषण होता था, जहां पर पेशेंट का अलग तरीके से उनके साथ ज्यादा पैसे लिए जाते थे, उनके साथ उनका ब्लड निकाल लिया जाता था, उनके साथ बहुत सारी जाति की जाती है। वो सारी चीजों को एक कलेक्टर साहब ने दूर करके और उस हॉस्पिटल को सुधार करके वहां के लोगों के लिए कितना बड़ा नेक काम किया है। एक पत्नी को, जो पत्नी छोड़ करके उन्हें चली गई थी, उसको इन्होंने अपनाया। ऐसा इंसान होना शायद ही बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इसके बाद जब हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है, पति पत्नी दोनों मिल जाते हैं, घर परिवार काफी खुशी पूर्वक चलने लग जाता है। आने वाले समय में 1 साल के बाद उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है उन दोनों को, और पति पत्नी अपने पुत्र के साथ काफी खुशी पूर्वक रहना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी एक ईमानदारी की कहानी, जो एक मेहनत कश लड़का जो मेहनत करके कलेक्टर तक पहुंचा, कलेक्टर बना और उस जिले के लोगों के लिए एक खुशियों का बौछार लाया। उस हॉस्पिटल को, जो लोगों के द्वारा उस हॉस्पिटल में जो गलत काम होता था उसको दूर किया। एक पत्नी जो उसे छोड़ करके चली गई थी उसको फिर से अपना लिया और फिर काफी खुशी पूर्वक और काफी काफी खुशहाल जीवन यापन करना शुरू कर दिया। आपको अगर कहानी अगर अच्छी लगी होगी, आपके दिल के अगर करीब लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।